तो देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शोध के सोपान, रिसर्च के स्टेप्स पढ़ेंगे। देखिए दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है और उसके कुछ सोपान होते हैं। उसके कुछ सोपान होते हैं मतलब कि स्टेप होते हैं, स्टेप्स होते हैं। अब स्टेप्स का मतलब क्या हुआ कि कौन सा काम कब करते हैं। एक बात बताइए, सब्जी बनाते हैं ना हम, तो सब्जी बनाने की भी तो एक विधि है, एक सोपान है ना कि कब क्या डालेंगे। बताइए तो कि हम नमक कब डालेंगे? उतारते समय सब्जी को, जब सब्जी तैयार हो गई और तब उसके बाद ऊपर से नमक मिलाएंगे खाते समय? नहीं ना, नहीं सर। उसकी भी एक प्रक्रिया है ना। ये प्रक्रिया है ना कि पहले कढ़ाई रखेंगे, तेल डालेंगे, या कि उतारते समय तेल डालेंगे सब्जी में? ऐसा तो नहीं करेंगे ना। वैसे ही शोध में, रिसर्च में प्रक्रिया होता है और ये तय होता है कि कब कौन सा काम किया जाता है, या पहले क्या करेंगे फिर बाद में क्या करेंगे। एक सीढ़ी दर सीढ़ी एक प्रक्रिया है। सीढ़ी देखे है ना, तो मुझे बनाने तो नहीं आ रहा है, लीजिए ऐसे बना दिया। ये सीढ़ी, मान लीजिए ये सीढ़ी है, 1 2 3 4 5 6। तो पहले ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ आ गए एक के बार पैर उठा के यहाँ रख दीजिए, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। एक पर आए तो पैर उठा के 5, जैसे हम लोग अभी सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो खटक खटक 4-5 छोड़ छोड़ के पर पैर फेंक के चढ़ जाते हैं। और वहीं जो बुजुर्ग होते हैं वो एकदम एक एक करके चढ़ते हैं। तो कभी हमारे तरफ एक बार पैर फिसल गया, एक बार पैर फिसल गया तो आ गए नीचे, ऊपर से नीचे आ गए, तो खतरा है ना। इसलिए सीढ़ी जो सोपान होता है, शोध में भी रिसर्च में भी क्या होते हैं, सोपान होता है कि कब कौन सा काम करते हैं। तो लिख लीजिए, आज के टॉपिक दीजिए कि शोध के सोपान, रिसर्च के स्टेप्स। माइक बंद कर दीजिए, जिसका भी खुला है माइक, माइक बंद करिए। विवेक देखिए तो जरा किसका माइक खुला है। सर विवेक बेगूसराय में है, उसका नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, तो माइक ऑफ कर दीजिए। कौन अमरजीत, मैं आपको बना रहा हूँ को होस्ट। कौन लैपटॉप से कौन ज्वाइन किया है? लैपटॉप से किसने ज्वाइन किया है? मैंने किया है सर। मैंने किया है। कहाँ हैं आप? हाँ, मैं को होस्ट बना रहा हूँ। देखिएगा, जिसका अगर माइक बीच में ऑन हो जाएगा उसका बंद कर दीजिएगा, जिसका वीडियो ऑफ रहेगा उसको वीडियो के लिए कहिएगा, नहीं होगा बाहर कर दीजिएगा। एक आदमी को छोड़ दीजिएगा, वो उनको रोमन ने कॉल किया था, मुझे अभी याद आया। आइए देखिए, अब हम स्टेप्स पढ़ते हैं। स्टेप्स तो देखिए, हम ये तो सब लोग जानते हैं कि रिसर्च क्या करता है, रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो कहिएगा नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, नवीन ज्ञान की उत्पत्ति करना, नवीन ज्ञान की प्राप्ति है कि टू ऐड न्यू नॉलेज विथ इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो ज्ञान उपलब्ध है पहले से, उस ज्ञान में नया ज्ञान को जोड़ना शोध का मुख्य उद्देश्य होता है। अच्छा एक बात बताइए, जो ज्ञान पहले से उपलब्ध है उस ज्ञान में नया ज्ञान जब जोड़ेंगे तो ये बेहद जरूरी है कि पहले से क्या अवेलेबल है, पहले से कौन सा ज्ञान उपलब्ध है, उस ज्ञान की जानकारी हमें होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए, नहीं अगर होगी तो जोड़ेंगे कहाँ। तो देखिए, कुछ चीजें हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला काम होता है आपका समस्या की पहचान।
अगर परीक्षा में पूछे कि शोध का पहला स्टेप क्या है, तो आपका आंसर होगा समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन, देखिए प्रॉब्लम की पहचान की जाती है। प्रॉब्लम की पहचान 3-4 शब्द मिलेगा आपको। कोई कोई कहेगा समस्या का चयन, कोई कोई आपको कहेगा समस्या की पहचान, कोई कोई कहेगा समस्या का निर्धारण, निर्धारण। समस्या का चयन का मतलब सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का पहचान का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, और समस्या का निर्धारण मतलब सूत्रीकरण, कहीं कहीं समस्या का सूत्रीकरण, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ये सारे टर्म जो है ना यूज होते हैं, बट सबसे बेहतरीन शब्द है समस्या की पहचान। समस्या पहचान की जाती है। इस जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, उसमें आपके शोध के लिए कौन सी समस्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम। चुनाव तो तब करते हैं ना जो पहले से करके रखा हुआ है, चुनना है केवल। 10 आदमी खड़ा है, एक आदमी को चुन लीजिए। किरण, किरण माइक ऑफ कर दो। यस सर, कर रहे हैं। खुली क्यों थी माइक? माइक क्यों ऑन की थी तुम? चलो इधर देखो। तो सबसे बेहतरीन शब्द है समस्या की पहचान करना है। इसलिए आज के बाद समस्या का चयन और समस्या का निर्धारण शब्द कहने से बचिएगा। समस्या की पहचान किया जाता है, ठीक है। लेकिन भाई साहब, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सही हुआ। वास्तविकता में जब हम शोध करने जाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है एरिया का चुनाव। ये निर्धारण, चुनाव कहिए या निर्धारण कहिए, एरिया का निर्धारण करना, डिटरमाइन द एरिया, कि किस एरिया में आपको रिसर्च करना है। और इससे भी पहले जरूरी है स्टडी। आप एरिया भी तब हम कर पाएंगे ना जब हमारे पास अध्ययन रहेगा। तब हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं पहले तो शोध कैसे करेंगे। अब जैसे मास्टर में आपने पढ़ा, एमए में, एमएससी में, मास्टर लेवल में बहुत सारे पेपर्स पढ़े, बहुत सारे कोर्स आपने पढ़ा, पेपर्स पढ़ा, उसमें आपका कुछ फेवरेट होता है। उस एरिया का निर्धारण करिए कि हाँ मुझे इस फील्ड में शोध करना है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? स्टडी जरूरी है। उसके लिए स्टडी जरूरी है। अध्ययन करिए। किसी से भी कह दीजिएगा कि शोध करिए तो बिना अध्ययन का कैसे करेगा। तो सबसे पहले अध्ययन करिए। अध्ययन के बाद एरिया का सिलेक्शन करिए, चुनाव करिए। देन जब एरिया का निर्धारण जब हो जाएगा तब फिर डीप स्टडी करिएगा। डीप स्टडी करिएगा, देन आपको एक गैप दिखाई देगा। एक गैप दिखाई देगा कि आप जो पहले से अवेलेबल है और जो आपको दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम है, ये अभी काम होना बाकी है, जो आप सोच रहे हैं और जो पहले से अवेलेबल है, जो पहले से उपलब्ध है, उसके बीच एक गैप दिखाई देगा और वही गैप आपका प्रॉब्लम बनता है। इट मीन्स, अब थोड़ा सा ध्यान से, प्रॉब्लम से पहले, प्रॉब्लम परीक्षा के दृष्टिकोण से पहला स्टेप, इससे पहले स्टडी, उसके बाद एरिया, उसके बाद स्टडी और डीप स्टडी, गहन अध्ययन, देन आपको गैप, तब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। तब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे प्रॉब्लम क्या है। और वो प्रॉब्लम जो होगा वो एक लाइन में नहीं मिलेगा आपको। प्रॉब्लम आपको एक
पैराग्राफ में मिल सकता है, आपके पास एक डिस्कोर्स हो सकता है, आपके पास एक पूरी की पूरी बात हो सकती है जिसको आप 1-2 पेज में कह सकते हैं, आधा पेज में कह सकते हैं, यानी एक पैराग्राफ में होगा पूरी तरह। जब आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लीजिए तो अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में उसे वर्डिंग में डालिए, अपने शब्दों में। जब आप अपने शब्दों में उसे वर्डिंग में डाल दीजिएगा तब उस प्रॉब्लम को डिफाइन करिए, डिफाइन, उसको परिभाषित करिए। उसको परिभाषित जब आप करेंगे, ये करने तक आपको एक स्टेटमेंट मिल जाएगा जो आपका टॉपिक होगा। पूरी बड़ी बात आपको मिलेगी, उस बड़ी बात को एक लाइन में कहना है। दैट विल बी योर टॉपिक, दैट विल बी योर टाइटल ऑफ द रिसर्च। और ये काम करने के लिए सामान्यतः यूनिवर्सिटियों में लगभग 1.5 साल का समय मिलता है, 1 से 1.5 साल। ये बड़ी आसान काम नहीं है, ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको कोर्स वर्क कराया जाता है, उस कोर्स वर्क में आपको यही सिखाया जाता है कि आप रिसर्च करेंगे कैसे। हाउ डू यू कंडक्ट योर रिसर्च, हाउ विल यू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये 1 साल का कोर्स होता है, उसमें एकेडमिक राइटिंग, उसमें इंट्रोडक्शन, यूज ऑफ आईसीटी, व्हाट इज सैम्पलिंग, व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम एक्सेट्रा, यू विल स्टडी इन दैट टाइम। तो सोच रहे हैं ना कि प्रॉब्लम पे आने से पहले आपको कितना काम करना है। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, जब आप प्रॉब्लम मिल गया, देखिए अभी इसके पहले आपने डीप स्टडी किया था, अब जब आपको प्रॉब्लम मिल गया है, आप प्रॉब्लम की पहचान कर लिए, तो यहाँ रिलेवेंट स्टडी करेंगे। रिलेवेंट स्टडी यानी कि, अरे एक कॉल आ रहा है, हेलो, जी। जब आप प्रॉब्लम की पहचान कर लिए तब आप क्या करेंगे, रिलेवेंट स्टडी करेंगे। किससे रिलेवेंट स्टडी? आप अपने प्रॉब्लम से, अपने प्रॉब्लम से, यानी अपने प्रॉब्लम से संबंधित साहित्य पढ़ेंगे। तो रिलेवेंट स्टडी करेंगे, उसी को कहेंगे लिटरेचर रिव्यू। इसी को कहते हैं विस्तृत साहित्य का अवलोकन। विस्तृत साहित्य का अवलोकन। वहां पर आप रिव्यू करेंगे। किस? रिलेवेंट स्टडी। स्टडी पहले भी कर रहे थे, स्टडी सबसे शुरू में भी किए थे, वो आपका हैप्पैजार्ड स्टडी था, वो आपका फोकस्ड स्टडी नहीं था। वो आप जहां से मन, उसका उद्देश्य दूसरा था। उसका उद्देश्य था प्रॉब्लम की पहचान करना, उसका उद्देश्य था अपने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, उसका उद्देश्य था अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना, गैप की पहचान करना। जब ये काम हो गया तब आप रिलेवेंट स्टडी करेंगे अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड, और उसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च। साहित्य का अवलोकन, अवलोकन से बेहतर शब्द है समीक्षा, साहित्य की समीक्षा, विस्तृत साहित्य की समीक्षा। समीक्षा या सर्वेक्षण, बिल्कुल वो भी बात है, सर्वेक्षण कह लीजिए, समीक्षा ज्यादा सुटेबल शब्द है। साहित्य की समीक्षा की जाती है जो आपके, अब उस साहित्य की समीक्षा में हम क्या करते हैं, आपके पहले उससे
आपके प्रॉब्लम, जो आपने प्रॉब्लम पहचाना, उसके आसपास कोई काम हुआ है कि नहीं, उसके जैसा कोई काम हुआ है कि नहीं, कोई काम किया है तो कैसे किया है, ये सब जानना जरूरी है। ध्यान रखिए, दूसरों को देख करके भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरों ने क्या किया है ये जानेंगे आप, तो आप कुछ उसमें से नया निकाल सकते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ ये बात? ये माइक वीडियो क्यों ऑफ है? ये कितने लोगों का? नीलिमा वीडियो ऑफ है, अनंता वीडियो ऑफ है, ठीक है, वीडियो ऑफ नहीं चलेगा। चलिए, तो ये समझ गए। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कि आप करेंगे तो इससे लाभ क्या होगा। अभी तो हम स्टेप पढ़ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है, जब आपने रिलेवेंट लिटरेचर सर्वे कर लिया, तब आता है हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस, जिसको हम परिकल्पना, अनुकल्पना, अनुमान इत्यादि करते हैं। देखिए, मेरे पास प्रॉब्लम भी है, मेरे पास स्टडी भी है, लिटरेचर रिव्यू भी है, हमारे आसपास कैसा काम हुआ है, क्या बाकी है, क्या किया जा सकता है, जिसने किया उसने क्या छोड़ दिया, क्या खामियां हैं। जब हम ये सब पहचान कर लेंगे तो अपनी समस्या के बारे में थोड़ा सा उत्तर देने की स्थिति में आ जाते हैं, और वो प्रोबेबल उत्तर होता है, प्रोबेबल आंसर देने की स्थिति में आ जाते हैं हम, या कहें तो टेंटेटिव सॉल्यूशन देने की स्थिति में आ जाते हैं। टेंटेटिव सॉल्यूशन, ध्यान रखिए, वो टेंटेटिव है, वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, वो आपका अनुमान है कि हमारे प्रॉब्लम का ये उत्तर होगा, ये उत्तर होना चाहिए। दैट इज गेस। और कैसा गेस? एजुकेटेड गेस, नॉट वाइल्ड गेस। दो तरह का गेस होता है भाई साहब, अनुमान भी दो तरह का होता है। ध्यान से समझिए, अनुमान जो हम लगाते हैं वो भी दो तरह का होता है। एक वाइल्ड होता है, इसका मतलब है कि ऐसे मन वैसे, जैसे मन वैसे कर दो, बिना पढ़े लिखे, बिना सोचे समझे कुछ बोल दो, दैट इज वाइल्ड गेस। दूसरा एजुकेटेड गेस, ठीक है। अब एक बात बताइए, तो आपको क्या लग रहा है कि हमारी शोध की परिकल्पना वाइल्ड गेस होता है कि एजुकेटेड गेस होता है? एजुकेटेड। किसी ने मुंह से निकाला था वाइल्ड गेस, और जो भी निकाला था उस पर मुझे संदेह है। एजुकेटेड गेस होगा, हम उसमें ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमारे पास आधार होता है, हमें अनुमान लगाने के लिए आधार होता है, लिटरेचर रिव्यू किए होते हैं, स्टडी किए होते हैं, अनुमान बेहतर लगाते हैं। और यही कारण है कि जो तीसरा स्टेप है हाइपोथेसिस, इसको कई नामों से जाना जाता है। हिंदी में अनुकल्पना, अनु जी देखिए आपका नाम भी इसमें आ गया, अनुकल्पना, परिकल्पना, ठीक है, उपकल्पना, लिख लो भाई हिंदी वाले, अनुकल्पना, परिकल्पना, उपकल्पना, अनुमान, ठीक है। और इंग्लिश में लिखिए टेंटेटिव सॉल्यूशन, प्रोबेबल आंसर, ठीक है, टेंटेटिव आंसर, टेंटेटिव स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी। टेंटेटिव माने फाइनल नहीं है, अभी फाइनल कुछ भी हो सकता है, सही भी ये हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अनुमान लगाए हैं इसलिए अभी टेंटेटिव है, अभी है ऐसा। ये तीसरी बात होती है। क्या मैं समझा पाया? बताएं, क्या मैं समझा पाया ये तीसरी बात?
जी सर, बहुत जी सर। अब चौथी बात कहें। अच्छा, एक बात और है, घबराइएगा लोग मत। इसके बारे में एक एक के बारे में 2-2 3-3 दिन बात होगी। ऐसा नहीं है कि मैं भाग रहा हूँ। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे, हाइपोथेसिस कितने तरह का होता है इसके बारे में बात करेंगे, लिटरेचर रिव्यू कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कैसे उसको हम अपने थीसिस में रखते हैं, क्या करते, सबके बारे में बात करेंगे। अभी एक एक स्टेप को हम लोग बड़े ही डीप में पढ़ेंगे, मतलब जितना जरूरी है उतना पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल स्टेप बता रहे हैं जो आपके परीक्षा में 1 नंबर का सवाल इससे आता है। चलिए, तीसरी बात तो हो गई। चौथी बात देखिए, और इसको कहते हैं डिजाइन ऑफ रिसर्च या रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन, और इसको हिंदी में कहेंगे शोध की रूपरेखा। शोध की रूपरेखा, रूपरेखा तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम भी हो गया, हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, हमने जो है कि हाइपोथेसिस भी बना लिया। तो अब हम एक मानक निर्धारित करते हैं कि हमारा रिसर्च कैसा होगा, कितने चैप्टर्स होंगे, कितना टाइम लगेगा, कितने खर्च आएंगे, डेटा कैसा होगा, सैंपलिंग कैसे करेंगे, हमारा पार्टिसिपेंट्स कौन होगा, एनालिसिस का मेथड क्या होगा, सारे रूपरेखा तैयार करना डिजाइन ऑफ रिसर्च कहा जाता है। जिसमें हम क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं। मान लीजिए इंटरव्यू लेना है तो उसका क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, तय करते हैं कि कितने ग्रुप होंगे, किस तरह के पार्टिसिपेंट होंगे, कौन कौन हमारा पॉपुलेशन में आएगा, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, कितना खर्च आएगा, दैट्स ऑल। ये रूपरेखा तैयार करते हैं, और यह तैयार दिमाग में पहले होता है और पेज पर बाद में होता है। ये सब पहले हम एक सोच के अपना, देन आफ्टर उसको हम वर्डिंग देते हैं। वर्डिंग का मतलब एक एक काम है। जैसे आपने, अगर मान लीजिए आपको पार्टिसिपेंट निर्धारित करना है तो ये तय करना पड़ेगा ना कि किस पार्टिसिपेंट से क्या लेना है डेटा, आपको तय करना पड़ेगा ना कि कहाँ कहाँ विजिट करना है, आपको तय करना पड़ेगा ना कि हमारा चैप्टर्स कैसा होगा, हमारा डेटा मेथड कौन सा लगेगा, हाँ, एनालिसिस कैसे करेंगे, किस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, इन सब चीजों को आप निर्धारित करेंगे ना। और वो निर्धारण एक शोध की रूपरेखा, ब्लूप्रिंट कहा जाता है। और यह ब्लूप्रिंट आपको अपने शोध पर फोकस रहने के लिए काम आता है। जैसे आपने वो देखा है घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी देखा है, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा एक का टांगा जिसको कहते हैं कहीं, उन घोड़ों के आंख के आगे ऐसा लगाया जाता है, दोनों तरफ आंख के आगे उनको ऐसे इधर का भी और इधर का ढका जाता है। क्या करने के लिए ढका जाता है? उनका श्रृंगार नहीं है, वो इसलिए ढका जाता है कि ध्यान ना भटके, इधर भी ना देखे, इधर भी ना देखे, इधर देखे, कहाँ, सामने देखे। नहीं तो घोड़ा कभी तिरछे करके ताक देगा, वो चल देगा गड़ही में, चल देगा कटीन में, जाके गिरा देगा आपको तालाब में, ठीक है। तो फिर क्या हो? वैसे ही शोधकर्ता भी एक तरह से घोड़ा ही होता है, उसको भी आगे चलना होता है और भटकना नहीं है ना। शोध में बड़ी भटकाव आता है भाई, जीवन की सारी समस्याएं उसी टाइम, सारे फ्रस्ट्रेशन उसी टाइम, प्रेशर घर से उसी टाइम, बहुत टाइम का खराब होता है। ये जीवन का मतलब एक ऐसा दौर होता है कि इंसान को हर तरह से मजबूत कर देता है। थेसिस इज द फाइनल आउटकम एंड दैट इज वेरी स्मॉल थिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च। रिसर्च में आप क्या सीखते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है, उसको कई थेसिस में लिखा जा सकता है। मैंने जब अपना लेकर गया खुशी में झूमते हुए कि सर 3 चैप्टर लिख कर ला दिए, तो कहे कि सब जितना लिखे हो ना अपने दिमाग में रखो, पेपर पे नहीं, पेपर में अपने प्रॉब्लम्स पर काम करो। जो प्रॉब्लम, ये दुनिया भर की बातें, इधर की बातें उधर, किताब तो नहीं लिख रहे हो, बड़ा सा ग्रंथ तो नहीं लिख रहे हो ना, प्रॉब्लम पर एकदम टिके रहो, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, रूपरेखा तैयार करना
बेहद जरूरी होता है कि हमारा भटकाव ना हो, हम भटके ना। तो क्या ये चौथी बात भी मैं समझा पाया? बोलिए ना। यस सर, यस सर। किसी को कोई असुविधा, किसी को कोई परेशानी, गिला शिकवा, शिकायत? नहीं। पांचवी बात, चलिए ये पांचवी बात। और जहां जहां नंबरिंग दे रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। पांचवी बात यह है कि हम सैंपलिंग करते हैं, और इसी को डेटा आप समझ लीजिए। डेटा हम समझ बताते हैं कि डेटा और सैंपलिंग में क्या अंतर होता है। देखिए, सैंपलिंग का मतलब होता है नमूना चयन। एक्चुअली क्या है ना कि हम रियल काम जो है ना हम सैंपल पर करते हैं। डेटा, आंकड़ों का चयन, आप इसको स्लैश दे दीजिए, सैंपलिंग यानी नमूना चयन या आंकड़ों का चयन। आंकड़ों का चयन यहां करते हैं। अब देखिए बात यह है, मान लीजिए आपको बुजुर्गों पर शोध करना है, बुजुर्गों की सामाजिक स्थिति पर शोध करना है, महिलाओं पर शोध करना है। तो मान लीजिए कि आप कोई मेडिकल के फील्ड से रिसर्च कर रहे हैं, मेडिकल के फील्ड से रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी पर आपका शोध है कि प्रेग्नेंट लेडीज की जो भी हो, मान लीजिए पार्टिसिपेंट के रूप में आपको प्रेग्नेंट लेडी से डेटा लेना है। तो एक बात बताइए, दुनिया में जितने भी प्रेग्नेंट लेडी है वो भी आपके डेटा हो सकते हैं, या आपने कोई एरिया डिसाइड किया है वो आपका डेटा हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया बनारस, तो पूरे बनारस के जितने भी उस टाइम में प्रेग्नेंट लेडी है, आपका उस सबसे तो मिलना पॉसिबल नहीं है, सबसे तो आप डेटा ले नहीं सकते हैं। तो डेटा आपका हो गया, वो प्रेग्नेंट लेडी, वो डेटा हो गया, वो आपके लिए आंकड़े हो गए, बिखरे हुए हैं यहाँ वहां इधर उधर, आप जाके पता करिए हॉस्पिटल से इससे। बट आप अपने शोध के लिए किसी 100-150 को ही लीजिएगा ना, बोलिए, बताइए ना। तो उन डेटा से Yes, आप सैंपलिंग करेंगे तो आपका सैंपल साइज यही 100 हो जाएगा। तो जो हम काम करते हैं मुख्य रूप से, जो आंकड़ा जिसे आप कहते हैं, वो आंकड़ा बेसिकली जिस पर हम काम करते हैं वो हमारा सैंपल होता है, सैंपल साइज होता है। 1000, 2000, 5000 बिखरी हुई जनसंख्या है, लेकिन हम काम कितने पर कर रहे हैं, दैट इज आवर सैंपल साइज। तो हम क्या करते हैं, पांचवे में सैंपलिंग करते हैं। पहले तो आंकड़ों का चयन यानी आंकड़ों का निर्धारण करेंगे कि आंकड़ा क्या होगा हमारा डेटा, और उन डेटा में से हम सैंपलिंग करेंगे अपने लिए। देखो भाई सुनो, एक बात है, बहुत डेटा में से थोड़ा सा डेटा लेना सैंपलिंग कहा जाता है। मैं समझा पाया कुछ भी? अब ऐसे सुनिए, ऐसे समझिए, आपको 1 क्विंटल चावल लेना है, तो दुकानदार से जाके क्या कहते हैं, कहते हैं ना कि थोड़ा 1 किलो पहले दे दीजिए, बना के देखेंगे कैसा हो रहा है। बोलिए, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। जी और सर। उसी से पता कर लेते हैं ना तो 1 क्विंटल कैसा होगा। बस सैंपलिंग वही है। 1 क्विंटल चावल आपका डेटा हो गया, लेकिन हम पहले ही डेटा पर काम नहीं करेंगे, हम पहले सैंपल करेंगे। हम 1 किलो ले करके बना लेंगे चावल बना लेंगे, देख लेंगे चावल गीला हो रहा है, चावल कैसा हो रहा है, टूटा हुआ है कि नहीं, टूटा है कि बढ़िया है, अच्छा लग रहा है कि बकवास है, आंकड़ पत्थर क्या है, सब देख लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा सहूलियत होगा, हम 1 क्विंटल नहीं बनाएंगे, हम एक किलो बनाएंगे। जो रिजल्ट हमारा 1 किलो 100 किलो पर आएगा, 1 क्विंटल पर आएगा, सेम वही रिजल्ट भी हमारा 1 किलो पर भी आएगा। क्या अलग आएगा क्या, बताइए तो? लेकिन एक बात है, बात ये है कि वो 1 किलो उठाएंगे कैसे? ऊपरे से उठा लेंगे तो हो सकता है कि नीचे माल खराब है, ऊपर बढ़िया चुन के रखा है। तो क्या करें, इसकी मेथड होती है, ये सैंपल टेक्निक होता है सैंपल लेने का। क्या करेंगे,
धा के हुड़ेर देंगे उनको, नीचे वाला ऊपर, Random ऊपर वाला selection. नीचे कर देंगे, अब मिला देंगे एकदम। अब मिला के तब 1 किलो लेंगे, नीचे हाथ घुसाएंगे और नीचे से निकालेंगे। है करते हैं कि नहीं बताइए तो? एकदम करते हैं। मटर खरीदे हैं छेमी, छेमी कभी कभी देखिएगा दुकानदार छेमी वाला सब क्या करता है, बढ़िया बढ़िया एकदम अच्छा अच्छा खिला खिला छेमी ऊपर सजाएगा और जितना सड़ा हुआ होगा वो नीचे रखेगा। आपको, आप तो ऊपर वाला देख के एकदम मोहित हो जाइएगा, और वो देगा एकदम अपने अपने तरफ से, घर लाइएगा तो सड़ा हुआ निकल जाएगा। इसलिए जब मटर खरीदने जाइए ना तो एकदम धा के सब हवेड़ दीजिए उसको तो मिला दीजिए और तब कहिए कि इसमें से दो। उसमें से जब लीजिएगा ना तो पक्का बढ़िया आएगा, चारों तरफ से मिला हुआ होगा, अच्छा खराब ओरिजिनल क्वालिटी का पता चलेगा। दैट इज सैम्पलिंग। यानी कि डेटा बिखरा हुआ है, आप उसको कैसे लेंगे, चुनेंगे कैसे अपने रिसर्च के लिए, वो होता है सैम्पलिंग टेक्निक, जो कि हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबल सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, ये सब करेंगे। स्वाति सब देख रहे हैं? Yes sir. मेरा ध्यान सब पे है, ठीक है ना? जो ये नौटंकी कर रही हो तुम, वो सब दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ो, क्लास में बैठी हो और बातचीत कर रही हो इधर उधर, आगे देखो। चलो, तो ये तो हो गया डेटा एंड सैम्पलिंग। डेटा एंड सैम्पलिंग, जब आप सैम्पलिंग कर लिए तो ये कौन सा काम था? 5वां काम था कि 6ठा काम था? बताइए ना भाई, ये कौन सा काम था? 5वां काम था। हो गया, छठा ठीक होगा। ठीक ठीक, हाँ, अब 6ठा काम देखिए हम क्या करेंगे। अब देखिए हम तो चुन लिया, सैम्पलिंग करके डेटा हम ले लिए, अब हम उस डेटा की एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे उसका। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। अब उसमें हम प्रकृति देखते हैं, नेचर देखते हैं कि किस तरह का नेचर उसमें आ रहा है, हमारा क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। इन सब को हम विश्लेषण करते हैं और लिखते हैं पूरे वर्ड में। और ये आंकड़ों का विश्लेषण है, डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी होता है। उस सॉफ्टवेयर में भी ट्रेंड देखते हैं हम कि डेटा का ट्रेंड कैसा है, मूड कैसा है, तो आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। ये 6ठा काम हो गया। और देन हम इसके बाद 7वां काम करते हैं। 7वां काम करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन करते हैं, यानी कि हम यहीं पर निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन, जो रिजल्ट आता है हम रिजल्ट को दिखाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, इसके पहले 7वें से पहले कोई स्टेप नहीं है, बट एक ध्यान से, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना की प्रतिपुष्टि, कि ऊपर जो हम परिकल्पना निर्माण किए हैं हमारा वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गलत हो रहा है, क्या करना है, दैट इज परिकल्पना की प्रतिपुष्टि। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत लिखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूजन ही लिखिए, यानी कि रिजल्ट। और उस रिजल्ट को हम अपने वर्डिंग में लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं। और देन सजेशन, सजेशन कोई स्टेप मत लिखिएगा, फाइनल स्टेप इज सजेशन, कंक्लूजन। और अगर ध्यान से सुनिए, 7वें स्टेप में कंक्लूजन है। अगर मान लीजिए 8वां भी बनाने का मन होगा तो जनरलाइजेशन इसको कर लीजिएगा, जनरलाइजेशन। बट कंक्लूजन इज द फाइनल स्टेज। जनरलाइजेशन किया जाता है और इसी में हम सजेशन सजेस्ट करते हैं
फर्दर सजेशन देते हैं कि आगे और काम क्या किया जा सकता है, हमने ये करके छोड़ दिया, आप क्या कर सकते हैं। आगे आगे आने वाले रिसर्च। ए नौटंकी, किसका माइक खुला है? माइक बंद। ठीक है सर सुझाव देते हैं ना। हाँ, सुझाव, वही सजेस्ट, वही सुझाव देते हैं कि हमने ये करके छोड़ दिया बाबू, तुम आके ये करना, तुम्हारे लिए ये हो सकता है, तुम्हारे लिए वो हो सकता है। इस तरह के काम आगे किए जाने चाहिए। अब जनरलाइजेशन में हम करते हैं कि मान लीजिए कि कंक्लूजन तो आप अपने टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में निकालिएगा, अपने शब्दों में परिभाषा निकालिएगा, तो सामान्य जन को समझाने के लिए यहाँ पर अपने सामान्यीकरण किया जाता है ताकि लोग समझ जाए हमारी बात को। सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं। दिस इज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च, दिस प्रोसेस इज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च। अब यहाँ पर कंक्लूजन में हम अपना कोई चार्ट ग्राफ वगैरह देना होता है तो देते हैं। अच्छा, एक चीज और है, थीसिस के हिसाब से देख लीजिए कि कंक्लूजन के बाद अपेंडिक्स अगर कोई देना होता है, रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस देते हैं। ये स्टेप में मत लिखिएगा, हम थीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना, कि कहाँ किस किस ग्रंथों का प्रयोग किए हम इस काम को करने में। और उसके बाद अपेंडिक्स देते हैं। अपेंडिक्स का मतलब होता है कि जो चीजें रह गई हैं, जैसे क्वेश्चनायर आपने लिया था तो वहां ना दे करके बाद में जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, बाद में कुछ जोड़ देना दिखाना चाहते, जैसे मान लीजिए कोई फोटोग्राफ लिए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आप अपने रिसर्च में लिए हैं, उसको अपेंडिक्स में जोड़ दीजिए। कोई टेबल वगैरह है जो अंदर नहीं ला पाए हैं तो वहां जोड़ दीजिए। जो कोई क्वेश्चनायर है जिसको उधर नहीं लिखे हैं तो इधर जोड़ दीजिए। मतलब कोई ऐसा चीज जो आपके शोध में काम आया बट अपने चैप्टर्स में आप नहीं लिखे हैं कहीं, तो उसके लिए अपेंडिक्स में जोड़ दीजिए। जो आपका मुख्य हिस्सा नहीं होता है वो आपका एग्जांक्ट होता है, बाहर से जोड़ा गया हिस्सा होता है, बट जरूरी होता है वो भी। वो आपके शोध को वैलिड बनाता है, वो आपके शोध में वैलिडिटी प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए अब हमने जो है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से जाके इंटरव्यू लिया, हम अपने थीसिस के लास्ट में अपेंडिक्स में उसका लिंक दे देंगे कि देखो भाई, हम बकवास नहीं किए हैं, हम भी गए हैं फील्ड में, हम लोगों से बात किए हैं, हम लोगों से मिले जुले हैं, यूट्यूब का लिंक दे रहे हैं, तुम्हारा मन होगा तो तुम देख लेना। हम क्वेश्चनायर जो पूछेंगे, क्वेश्चन जो पूछेंगे उसका भी एक चार्ट दे देंगे। हम जो हम आईपीसी के कुछ सेक्शन पर काम कर रहे हैं, हम आईपीसी के सेक्शंस का लिस्ट दे देंगे कि देखो ये है, सब देखना चाहते हो तो देख लो। ये कर देने से, फोटोग्राफ्स वगैरह दे दीजिए, ये करने से आपकी शोध में जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाती है। बढ़ इसलिए जाती है कि कई लोग होते हैं कि आपने काम किया है लेकिन कैसा क्वेश्चन था, क्या चार्ट था, क्या, दैट्स ऑल, अपेंडिक्स में आप डाल दीजिए। बट ये कोई स्टेप नहीं है, ये रिसर्च जब हम लिखते हैं, अपना रिपोर्ट करते हैं, यानी थीसिस लिखते हैं, तो उसका हिस्सा है। थीसिस में भी कई हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, दूसरा मेन पार्ट और तीसरा एडजंक्ट पार्ट। तो एडजंक्ट पार्ट में आता है रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, अपेंडिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर समझा पाए? जी बताएं सर। 2-3 शब्द जैसे रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, साइटेशंस, इन तीनों में सर क्या बेसिक डिफरेंस है? बहुत बढ़िया बात पूछे हैं, और इसको तो हम बहुत विस्तार में बताएंगे, लेकिन अब पूछे हैं तो ध्यान से सुनिए। रेफरेंस, देखिए, रेफरेंस वो चीज होता है जिसका डायरेक्ट हेल्प आप लिए हैं अपनी थीसिस, अपने काम में। डायरेक्ट आपने वहीं से कुछ लाइन उठाया है, उसकी चर्चा आप अपने थीसिस में पीछे किए हैं और उसका जिक्र कर रहे हैं, दैट इज रेफरेंस। ठीक है, मान लीजिए कि आपने गांधी जी का किताब सत्य के मेरे प्रयोग से कुछ लाइन उठाए हैं, कुछ कोटेशन उठाए हैं, कोई बात उठाए हैं, तो आप जहां वो कोटेशन दिए हैं ना, तो आप लिख देंगे गांधी और ऐसे करके गांधी कॉमा, मान लीजिए वो किताब अगर 1900 कब आई थी वो किताब, सत्य के मेरे प्रयोग 1900 कुछ में, मान लीजिए, पता नहीं है मुझे अभी, मान लीजिए आई हो अगर 1930 में,
और उसके बाद यहाँ पेज नंबर दे दीजिए 22। ये हो गया, सॉरी ये यहाँ हटा, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका साइटेशन। ये साइट कर दिया आप, यहाँ लाइन लिए, ध्यान से सुनिए, ये लाइन लिए कोटेशन में और यहाँ पर उसको साइट कर दिए कि हम गांधी की लिखी हुई किताब जो 1930 में प्रकाशित हुई थी, अब 22वां नंबर पेज पर ये ऊपर वाली बात है, दैट इज कॉल्ड साइटेशन। ठीक है सर ये बात फिर से एक बार बोलिएगा। लेकिन सर यहाँ पे बुक का नाम नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि किस बुक से लिए? उसी का रिफरेंस देंगे ना बाद में। यही बुक जो है, यहाँ बुक का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ लेखक का सरनेम, ईयर और उसका पेज नंबर दिया जाता है। सर इसको स्टाइलिंग पे, सर स्टाइलिंग पे डिपेंड करेगा जी। हाँ हाँ, वो जो रेफरेंस, सर जो जी फुट नोट होता है वो ऐसा करके क्या होता है? फुट नोट भी दे सकते हैं, ऊपर आप वो एक नंबर दे दीजिए और नीचे फुट नोट में ये दे दीजिए। जी देखिए इसको उसी तरह से डिपेंड कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए फिर से, सब लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप अपने थीसिस का पेज, जैसे कोई मान लीजिए लिख रहे हैं, ये आपका एक पेज हो गया, थीसिस के अंदर का पेज हो गया, तो आप लिखना शुरू किए यहाँ से। अब अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कोई कोट कर रहे हैं, कोटेशन कर देंगे ना, तो वो तो शब्दतः हो जाएगा ना, वर्बेटिम हो जाएगा ना उनकी लिखी हुई बात। बोलिए जी। यस तो ये बात, ये सर मैंने quotation लिखा जो है, देखा है ये। सुनो भाई ध्यान से सुनो, ये कोटेशन जो है आप कहाँ से लिए हैं, तो पहले लेखक का सरनेम, कॉमा, फिर उसका हो जाएगा ईयर 2015 और फिर सेमी कॉलन देकर के उसका पेज, और इसको हम घेर देते हैं, ब्रैकेट में दे देते हैं, ये पूरा ब्रैकेट में आता है, ध्यान रखिए, और तब फुल स्टॉप। ये हो गया साइटेशन कहते हैं इसको। ठीक है, मतलब सर जहाँ लिखा है हमने लाइन कोट हाँ, किया है वहीं पे उनको मेंशन करना कि ये वो इनका वहीं line- पर उनको साइट करिए। जी बिल्कुल, जी, उनको जी, साइट करिए वहीं पर। जी। लेकिन उन साइट करने का भी तरीका है ना, पूरा का पूरा साइट नहीं करते हैं, उनका सरनेम, कॉमा 1980 और कलम देके यहाँ पेज नंबर 30 और इसको ब्रैकेट कर दीजिए। ठीक है, कोई भी लाइन सर। आप उठाए कहीं से भी, मान लीजिए कोई भी लाइन उठाए कहीं से भी, तो आप उसको साइट करिएगा। बस रुक जाइए, आप लोग ऐसे ही ध्यान से समझिए, हम आपको एक दिखा रहे हैं, अपना एक हम दिखा रहे हैं। जरा बताइएगा तो कि क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर अभी आ रहा है। चलिए अब मैं अपना एक लिखा हुआ पेपर दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको सुविधा होगी। जैसे आ गया, क्या आ गया, हाँ इधर आइए, ऑनलाइन, बस रुक जाइए। अरे भाई तो यहीं पर था। जैसे देखिए ये क्या है, अच्छा कहाँ हो भाई, हाँ फुल पेपर कहाँ है, आर्टिकल फॉर पब्लिकेशन, देखिए बस रुक जाइए। अब देखिए तो ये दिख रहा है, बोलिए। जी सर। अरे लाइन हमारा पेपर दिख रहा है? हाँ यस सर। दिख रहा होगा, लेक्सिकल फीचर ऑफ लीगल इंग्लिश ब्रीफ एग्जामिनेशन। अब देखिए तो मैंने लिखा है, तो ये वाली जो लाइन देखिए, अब यहाँ ये लाइन डल, वर्डी, पंपस एंड अनक्लियर, ये लाइन मेरी नहीं है, मैं कहीं से हाथ मारा हूँ, तो हाथ मारा हूँ तो ये लिख दिया कि कहाँ से हाथ मारा, मेलिनकॉफ। तो देखिए उस आदमी का पूरा नाम है डेविड मेलिनकॉफ, 1963 में लिखा हुआ है और 25वें नंबर पेज पर है, तब ये मेरी चोरी जायज है। ये चोरी नहीं है, ये तरीका है कि हम अपनी बात को प्रूफ करने के लिए
किसी पहले से कही हुई बात किसी ने विद्वान ने कहा है तो हमने दे दिया। तो जब हमने दे दिया, हमने ये दे दिया, देखिए ध्यान से, ये दिख रहा है। जी जी तो ये सर। पूरा का पूरा देखिए लाइन हमने कहीं से उठाया है, इसीलिए इसको बोल्ड में कर दिया है। और देखिए ये लाइन वाइड्रिक, रिचर्ड वाइड्रिक नाम है, तो मैंने वाइड्रिक लिखा है 2005 में, और तीसरे नंबर पेज पर ये इन्होंने लिखा है भाई साहब ने, तो दे दिया। ये हमारा होगा साइटेशन, ये साइट कर दिया हमने। और चलो नीचे चलो, सॉरी। अब देखिए, देखिए नीचे आ गए हम। अब ये पेज जो है हो गया साइटेशन का, रिफरेंस का। देखिए हमने रेफरेंस दिया है ना, तो ऊपर क्या था, मेलिनकफ का था ना एक, तो देखिए एम से जाइए, एम 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 आ जा, एम आ जा, एम से होगा मेलिनकफ। तो कहाँ है मेलिन, देखिए मेलिनकफ डी 1963, द लैंग्वेज ऑफ द लॉ, बॉस्टन प्रेस से छपा हुआ है, लिटिल ब्राउन एंड कंपनी इस प्रेस का नाम है। तो ये तरीका है। तो देखिए यह उसी चीज को हमने वहां साइट किया और यहाँ रेफरेंस दे दिया पूरा, देख रहे हैं ना, ये ऊपर में लिखा हुआ है। तो वो साइटेशन किसी को देखने का मन है कि इस पूरा किताब का नाम क्या है, तो देखिए हमने दे दिया है, मेलिनकफ डी, डेविड मेलिनकफ, 1963, द लैंग्वेज ऑफ द लॉ, बॉस्टन प्रेस से छपा हुआ है, लिटिल ब्राउन एंड को। ये हो गया रेफरेंस। बात आई समझ में? बोलिए। जी सर। यस सर। ये आर्टिकल है, ये भेज दिया हूँ छपने के लिए, ये छपेगी केरल यूनिवर्सिटी के लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट से, ये छप जाएगी, आ जाएगी कुछ दिन में। तो अब तो ये साइटेशन समझ गया, रेफरेंस भी समझ गया। अब कहिए बिब्लियोग्राफी समझाइए। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है पुस्तक सूची। जिन जिन किताबों का सहारा आपने लिया है इस शोध को करने में, इस काम को करने में, जाने अनजाने में, कैसा हूँ आपके ये बिल्डअप करने में, आइडियाज बिल्डअप करने में, चाहे पुस्तकों की सूची हम दे, ग्रंथ की सूची दे रहे हैं, उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। उसमें हम राइटिंग अबाउट बुक्स। हाँ, बुक्स के नाम, बुक्स का नाम जो होता है, सूची होता है ना, उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस। द रेफरेंस, द लिस्ट ऑफ बुक्स, द लिस्ट ऑफ सोर्सेज from where you have cited anything in your research, ठीक है? And the way you are putting in serial, the way you are putting the list of books is called bibliography. क्या मैं समझा पाया ये बात? बोलिए। जी सर। बस तो बात हो गई। तो मुझे लगता है कि हम लोग आज काफी पढ़ लिए, नहीं काफी नहीं पढ़ लिया, आइए अब याद कराते हैं। पहला काम क्या करते हैं रिसर्च में, परीक्षा के दृष्टिकोण से, आंख बंद करिए, बोलिए। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा काम क्या करते हैं? रेलेवेंट स्टडी। लिटरेचर रिव्यू करेंगे। लिटरेचर रिव्यू, रिलेवेंट स्टडी। लिटरेचर रिव्यू कहिएगा शब्द अच्छा, उसके लिए जो निर्धारित है। तीसरा काम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस का निर्माण। चौथा काम क्या करते हैं? रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन। पांचवा काम क्या करते हैं? सैम्पलिंग। डेटा कलेक्शन एंड सैम्पलिंग, डेटा सैम्पलिंग। छठा काम क्या करते हैं? डाटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस। सातवां काम क्या करते हैं? कंक्लूजन। कंक्लूजन नहीं, कंक्लूजन, निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष। ये 7 काम हो गया। इसके बाद कुछ करना है तो जनरलाइजेशन, ठीक है, बट कंक्लूजन इज द सजेशंस वगैरह, दैट इज नॉट ए स्टेप, कंक्लूजन इज द फाइनल स्टेज। स्टेप भाई 7 स्टेप है। कागज पर लिखवा लीजिए, सादा कागज पर, हमसे कोरा कागज पर लिखवा लीजिए कि एक क्वेश्चन इससे पूछेगा, ठीक है। कोरे कागज पर जैसे दिया जाता है ना, क्या वचन,
तो वचन दे रहे हैं कि ये एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा आपके एग्जाम में, रट के एकदम सट जाइएगा। स्टेप कैसे भी आ सर ये सकता है। सीक्वेंस लगाने के लिए देता है। जी मैम जी, सीक्वेंस लगाने के लिए दे देगा, या पूछेगा कि इसके बाद क्या कर सकते हैं, बढ़ते क्रम घटते क्रम, किसी से भी करेगा। और सबसे जरूरी बात, मैं इतना विस्तार में बताया, ये आपके जीवन के लिए, आगे आने वाली शोध जीवन के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, आप भी क्या याद रखिएगा, क्या गजब बताया। रुकिए, देखिए पॉजिटिविज्म का मतलब होता है प्रत्यक्षवादी, प्रत्यक्षवाद। यह एक अप्रोच है, यह एक स्कूल है। इस अप्रोच से रिसर्च करते हैं जिसका कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन संभव है, जो अपने सेंस ऑर्गन से जिसको अवलोकन कर सकें, वो अप्रोच कहा जाता है पॉजिटिविज्म अप्रोच, जो कि प्योर साइंस में, मेडिकल साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में अप्लाई हो सकता है। बट कौन नौटंकी बात, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे इस यूनिवर्स में और हमारे सोसाइटी, हमारे विषय ऐसे भी हैं जिनको आप बिना लॉजिक के नहीं समझ सकते हैं। वो इम्पॉसिबल है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना, जैसे फिलॉसफी हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, जैसे आपका आइडियाज हो गया। ये सब लॉजिक पर चलता है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व ही करें। तो जहां पर पॉजिटिविज्म के साथ लॉजिक जुड़ जाए, प्रेडिक्शन जुड़ जाए, एनालिसिस जुड़ जाए, उसको हम पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच कहते हैं, जिससे कि हर प्रकार का नॉलेज गेन करना पॉसिबल है। दैट इज पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म से आगे प्रत्यक्षवाद के बाद उत्तर प्रत्यक्षवाद, ये अप्रोच है। समझ रहे हैं मेरी बात जी।